नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी और उनकी विचारधारा के मार्क्सवाद से सर्वोदय की तरफ जाने के कारणों को जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी की जो आइडियोलॉजीज थी उनकी। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में सोशियोलॉजी में एमए करते हुए उन्होंने कार्ल मार्क्स की किताबें दस कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी और इनके जरिए मार्क्सवाद से इनका इंट्रोडक्शन हुआ। मार्क्सवाद ने इन्हें आकर्षित किया और जाने माने भारतीय विद्वान और कम्युनिस्ट थ्योरिटिशियन एम.एन. रॉय की किताबों का इन्होंने पठन किया और जयप्रकाश नारायण जी की ऑटोबायोग्राफी में लिखे गए उनके शब्दों के अनुसार यदि हम देखें तो इट कंप्लीटेड द कन्वर्जन टू मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद में उनके कन्वर्जन को, इसकी जो क्रिया उसको इसने संपूर्ण किया। बोल्शेविक्स की जो सक्सेस थी रशियन गृह युद्ध में, उसको देखते हुए इन्होंने पाया, ऐसा इन्हें लगा कि मार्क्सवाद जो है वो समाज के जो तकलीफें हैं उनको हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। हालांकि बोल्शेविक्स का जो एक उग्र तरीका था उस चीज का इन्होंने हमेशा खंडन किया। 7 साल अमेरिका में अपनी पढ़ाई करने के बाद सन 1929 में ये भारत लौटे और जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर इन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। महात्मा गांधी जी इनके पॉलिटिकल गुरु बने। मार्क्सवाद को लेकर के जयप्रकाश नारायण जी का उत्साह इतना ज्यादा था कि सन 1934 की मई में पटना बिहार में उन्होंने ऑल इंडिया सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई ताकि भारत में एक समाजवाद का जो एक मूवमेंट है उसको और हवा मिल सके। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो इन्होंने ही कांग्रेस के एक विंग, कांग्रेस से अलग एक पार्टी बनाई थी, उसके सहयोग से उन्होंने एक पुस्तिका वाइट सोशलिज्म सन 1936 में प्रकाशित की। सन 1930 के दशक तक मार्क्सवाद का जो फेज था वो जयप्रकाश नारायण जी के जीवन में चला, जिसके बाद वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और अंततः भारत एक आजाद भारत के काल में सर्वोदय के रूप में सर्वोदय अभियान जो चला था उसके वो समर्थक बन गए। बात करें यदि हम सर्वोदय की मूलभूत सिद्धांतों की, तो सर्वोदय सबसे पहले एक डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की बात करता है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो भी वातावरण होगा वो गांवों से शुरू हो, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर काम, इस चीज का वो समर्थन करता है। साथ के साथ राजनीति जो है वो शक्ति का साधन ना होकर के सेवा का मार्ग बने और राजनीति अंततः लोकनीति को स्थान दे, ये चीज मानी गई थी। सभी लोगों को प्रेम, भाईचारा, सच्चाई, अहिंसा और परित्याग की भावना से परिपूर्ण होते हुए एक अहिंसक समाज, एक शांतिपूर्ण समाज की नींव को रखने की बात की गई थी। सर्वोदय में कोई भी पार्टी सिस्टम ना हो और मेजॉरिटी का रूल भी ना हो, क्योंकि ऐसा करने से जो माइनॉरिटीज है उनका शोषण हो सकता है। मूल रूप से किसी तरह की कोई पार्टी ना हो, लोग खुद अपने समाज का संचालन करें, एक अच्छे समाज की संरचना कर सके, ये परिकल्पना की गई थी।
माना गया कि ये सर्वोदय समाज जो है एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक सोशलिस्ट समाज होगा, समाजवादी समाज होगा पूर्ण रूप से, जिसमें कि एक प्रति व्यक्ति का जो निजी व्यक्तित्व है उसके विकास की पूर्ण रूप से मौका उसे मिलेगा। सर्वोदय समाज एक समानता और आजादी से भरा हुआ समाज होगा, जहां पर कंपटीशन, शोषण और जातिवादी घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। सबके विकास की बात की गई थी इसमें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम करे और नॉन पोजीशन की मानसिकता को लेकर के चले, जमाखोरी वाली जो मानसिकता है उसको लेकर के ना चले। यानी कि प्रति व्यक्ति अपने हिस्से का काम करे और जिसको जितनी जरूरत है वो उसे उतना मिले। परिणाम स्वरूप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, किसी भी शोषण के जरिए का कंसेप्ट खत्म होने की बात है, जिससे कि सोशल डिस्टिंक्शन जो है, जो नफरत है, वो खत्म हो सके। यानी कि इससे होता ये कि जो मुनाफा कमाने की जो एक मानसिकता है, जो ब्याज है, किराया है, ये चीजें खत्म हो, जिसकी वजह से लोगों का शोषण भी होता था और एक असंतुष्टि का, एक दुख का भाव, एक नफरत की भावना पनपती थी, उस चीज को खत्म किया जा सके। सर्वोदय मूल रूप से सत्य, अहिंसा और सेल्फ डिनाइल के पिलर्स पे अब खड़ा था, या खड़ा है कहना सही होगा। और सर्वोदय आंदोलन जो है वो इस तरह के विचार वाले लोगों को साथ लाने का भी प्रयास करता है। प्रति व्यक्ति जो गेन होगा वो छोटा होगा और इस चीज पर फोकस किया जाएगा कि जो व्यक्ति में जो गुण है उनमें हर गुण थोड़ा थोड़ा लेकर के उसे हम विकसित करें, और सभी क्वालिटीज अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ी तो ओवरऑल उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा उसे फायदा पहुंचेगा। यदि तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो मार्क्सवाद और सर्वोदय में जो एक संक्षिप्त तरीके से अगर हम देखें तो जो अंतर है वो क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है एक आदर्श समाज की। वैसे तो दोनों, मार्क्सवाद हो या सर्वोदय हो, दोनों का एम यही था कि एक क्लासलेस सोसाइटी बने जिसमें सब लोग बराबर हो। मार्क्सवाद जो है वो हिंसा का समर्थक था, यानी कि युद्ध हो, विद्रोह हो, किसी भी प्रकार से जैसे भी जरूरत हो, मूल रूप से कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज को टारगेट करते हुए यह अपने गोल्स को अचीव करने की बात करता है। और ये प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसके डिक्टेटरशिप को समर्थन देता है। दूसरी तरफ सर्वोदय जो है वो अहिंसक रूप से सामाजिक जो तरीके हैं, समाजवादी तरीके हैं, उन्हें लेते हुए प्रेम पूर्वक मानवता को जीतने की बात करता है और निश्चित रूप से ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ। बात करें मीन्स और गोल्स की, यानी कि जो लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने का जो तरीका है, इसमें मार्क्सवादी जो है उनकी एथिक्स ये कहती है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है उसे हम जैसे भी प्राप्त करें वो उतना मैटर नहीं करता। दोनों को पृथक रूप से बेसिकली देखा जाता है कि जो हमारा लक्ष्य है, चाहे उसे हिंसा के जरिए चाहे किसी भी प्रकार से, बस वो प्राप्त होना चाहिए।
गांधीवादी फिलॉसफी की यदि हम बात करें सर्वोदय की, तो जो लक्ष्य है और जो उसको पाने का तरीका है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। दोनों को साथ लेके चलना है और जो हमारा मार्ग है वो ऐसा हो कि हमारे गोल को वो जस्टिफाई करे, ताकि जो भी सामाजिक, मोरल और इकोनॉमिक वैल्यूज है उन्हें एक पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका मिल सके। दोनों की जो धार्मिक या जो फिलोसफिकल तरीके से देखें या जो विचारधारा है इनकी, उसमें सर्वोदय स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करता है और मार्क्सिज्म मटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस करता है। कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि रिलीजन या मोरालिटी जो है वो उस कालक्रम के इकोनॉमिक फोर्सेस पर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से बदलते रहता है। यानी कि इंसान की मोरालिटी फिक्स नहीं है, वो बदलते रहती है और उसी हिसाब से उसे मटेरियलिज्म को जस्टिफाई किया था। वहीं अगर सर्वोदय की बात करें तो महात्मा गांधी जो इसके कंसेप्ट को लाए थे, महात्मा गांधी भगवान को मानते थे और वो मटेरियलिस्टिक चीजों को भाव नहीं देते थे। वो उन चीजों को बहुत जरूरी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जितनी जरूरत है बस उतना ही, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर के जो बात यदि हम करें तो मार्क्सवाद और सर्वोदय यहाँ पर भी बिल्कुल पोल्स अपार्ट दिखते हैं। सर्वोदय का यह विचारधारा है कि जो हमारा सामाजिक जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो भी अन्याय है, उनको शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है और इसलिए शिक्षा के समर्थन में सर्वोदय हमेशा खड़ा रहा। जबकि मार्क्सवाद का ये कहना था कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उस समय के समाज में ये पाया गया कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक सबमिसिव क्लास, एक वर्क फोर्स को बनाने के लिए ज्यादा काम आ रहा है, बजाय कि लोगों को कुछ उससे फायदा। पूंजी की यदि हम बात करें तो मार्क्सवाद जो है वो कलेक्टिव फार्मिंग की बात करता है और यहाँ पर भी जो है, यहाँ प्रॉपर्टी को ओन न करते हुए उसे छीन करके सब में बराबर बांटते हुए काम करने की बात की गई है। सर्वोदय में उस प्रॉपर्टी को जो ओनर है उसी के पास छोड़ा जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल सभी लोग बराबर तरीके से आपस में मिलजुल करके करें, इस चीज पे जोर दिया गया। अब हम यदि वापस आए जयप्रकाश नारायण जी के मार्क्सवाद से सर्वोदय की तरफ जाने के कारणों को समझने की, तो मूल रूप से यदि हम उनकी विचारधारा को माने तो जयप्रकाश नारायण शुरू से एक सोशलिस्ट रहे। मार्क्सवाद उन्हें समाज में सुधार लाने का एक बहुत अच्छा जरिया महसूस हुआ और जीवन, निश्चित रूप से जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इसके समर्थन में और प्रचार प्रसार में लगाया। हालांकि फिर धीरे धीरे मार्क्सवाद से उनका रुझान कम हुआ और गांधी जी के संपर्क में आने के बाद, उनकी विचारधारा को जानने के बाद सर्वोदय के लिए तरफ उनका आकर्षण बढ़ा। कुछ और भी घटनाएं हुई जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्सवाद के प्रति उनके मन में थोड़ी सी दूरी बन गई। जिनमें सबसे पहला कारण ये था कि गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह जब लाया, उनकी मांग थी भारत को कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस देने की, जिसे ठुकरा दिया गया और इसी के विरोध में
नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया। भारत के कम्युनिस्ट को छोड़ करके पूरे पूरे देश ने इसका समर्थन किया था। साथ ही जो ये फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसे एक मिडिल क्लास मूवमेंट कहते हुए और गांधी जी को मिडिल क्लास का स्टोज कहते हुए नकार दिया गया था, जिसकी वजह से जयप्रकाश नारायण रुष्ट हो गए थे। ये चीज उन्हें खल गई थी और उस समय प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उन्होंने ये भी पाया कि भारत के जो कम्युनिस्ट थे वो स्वतंत्र रूप से काम न करते हुए जो रशिया का जो कम्युनिस्ट थे उनसे उनके एक्शंस डिक्टेट होते थे। जयप्रकाश नारायण जी के हिसाब से जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो इंटर्न के नाम से भी जानी जाती है, सन 1928 के बाद उसने जो भी पॉलिसीज लाई उसने एंटी कॉलोनियल नेशनल मूवमेंट्स को पृथक कर दिया था, बांट दिया था और साथ के साथ जो वैश्विक स्तर पर जो लेबर मूवमेंट था उसको भी बांट के रख दिया था, जो कि उन्होंने मार्क्स और लेनिन की स्ट्रेटेजी से ऑपोजिट पाया। इस वजह से जयप्रकाश नारायण जी खुद को रशियन और भारतीय कम्युनिस्ट दोनों से अलग थलग पाने लगे और ये भी एक बड़ा कारण था कि मार्क्सवाद से उनके मन में दूरी आई। तीसरा बड़ा कारण ये था कि जयप्रकाश नारायण समाजवाद को हिंसा के जरिए प्राप्त करने की विचारधारा के खिलाफ थे और साथ के साथ प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप के भी खिलाफ थे, उस चीज को नापसंद करते थे, क्योंकि प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप होने का मतलब ये था कि कुछ चुनिंदा लोग होते शीर्ष पर जो कि राज करते, उनके हिसाब से चीजें चलती और अल्टीमेटली जो है समाज जो है वो विखंडित हो जाता। मटेरियलिज्म की जो बात करें, जो मार्क्सवाद जिसका समर्थक है, जयप्रकाश नारायण जी ने ये पाया कि उसमें एथिक्स की बहुत ही भारी कमी है, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक एक भौतिकवादी समाज में एक अच्छा इंसान होने का कोई फायदा नहीं होता। इसका नतीजा ये होता कि लोगों में सिंपैथी की भावना, एक दूसरे को समझ पाने की भावना खत्म हो जाएगी और यही चीजें समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। समाज की नींव इन्हीं चीजों पर खड़ी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, उनकी जरूरतों को समझें। जो एक सोशलिस्ट समाज का सपना जयप्रकाश नारायण जी ने देखा, ये उससे बिल्कुल उलट जाते हुए दिखा और ये देखते हुए उन्होंने सर्वोदय की तरफ, गांधीवादी सोच की तरफ, क्योंकि गांधी जी के संपर्क में वो आ चुके थे और वो चीज उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, जिसमें इसी चीज को समर्थन दिया गया था कि एथिक्स, सिंपैथी, ये चीजें इंसान में होनी चाहिए। मूल रूप से गांधीवादी विचारधारा की तीन चीजें थी जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को आकर्षित किया। सबसे पहला मोरालिटी और एथिक्स, जैसा कि मैंने कहा, उन पर जोर दिया गया था जो कि मार्क्सवाद में नहीं था। दूसरा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और सत्याग्रह, ये दोनों चीजें एक क्रांतिकारी तरीके से सक्सेसफुल होती हुई दिखी, जो कि शुरुआत में जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं पाया था, क्योंकि उनको लगता था कि नॉन वायलेंट तरीके से चीजें आखिर कैसे अचीव होंगी पॉलिटिकल लेवल पे, या समाज में जिस तरह का बदलाव वो देखना चाह रहे थे उस चीज को वो अहिंसा के माध्यम से प्राप्त होते हुए शुरू में नहीं पा रहे थे। लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स के सक्सेस के बाद वो गांधीवादी विचारधारा के प्रति और आकर्षित हुए। खास करके जो समाजवादी जो उनकी सोच थी कि सबको बराबर अधिकार हो, वही चीज सर्वोदय और गांधीवादी सोच में उन्होंने पाया कि डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस था, चीजें ग्रास लेवल पे काम करें
लोकल लेवल पे काम करें, ये चीजें भी उन्हें दिखी और वो आकर्षित हुए। सर्वोदय का जो मूल डॉक्ट्रिन जो है वो ये है कि सबका भला हो, समाज में प्रेम भावना बनी रहे, चीजें एक दूसरे के साथ खुल करके लोग बांट सकें, जिसे जैसे जरूरत हो वो उसे मिल जाए। इसका फायदा उन्होंने ये पाया कि यदि ऐसा होता है तो किसी भी वर्ग में कुंठा की भावना नहीं होगी, वो किसी दूसरे की चीजें हड़पेगा नहीं, उसे अपने पद से हटा करके जो एक हायरार्किकल सोसाइटी में पाई जाती है कि जो निचला वर्ग है उसके अंदर कुंठा की भावना स्वाभाविक रूप से पनप जाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दबा कुचला होता है। यदि सब लोग बराबर लेवल पे होंगे तो ये माना जा सकता है कि किसी के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होगी एक दूसरे के प्रति, और इस चीज का सर्वोदय पूर्ण रूप से समर्थक था। और आखिरी पॉइंट जो हम बात करेंगे, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस स्लाइड में समय की कमी की वजह से नहीं ला पाया, कि सर्वोदय जो है वो मेजॉरिटी के ओपिनियन को माइनॉरिटी के ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता था। वो सबको बराबर एक मंच देने की बात करता है, जिसमें कि जो मेजॉरिटी की बातें हैं वो भी सुनी जाए, माइनॉरिटी की बातें हैं वो भी सुनी जाए, और फिर जज किया जाए कि समाज के लिए एक पूर्ण रूप से क्या बेहतर। ये सारी चीजें जयप्रकाश नारायण जी को काफी भा गई और धीरे धीरे वो एक सर्वोदयी के रूप में उभर कर सामने आए। मूल रूप से जो इसका सर्वोदय का सिद्धांत है कि द मीन्स मस्ट बी मोरली कंसिस्टेंट विद द एंड्स। जो आपका लक्ष्य है और जो मार्ग आपने चुना है वो एक कंसिस्टेंट तरीके से एक दूसरे को जस्टिफाई करे। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत तरीके से एक अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करें तो फिर वो निरर्थक हो जाता है। इस बात के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।